मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल वास्तु बोकारो दर्शनम में। मित्रों 21 जून 2020 को खंड सूर्य ग्रहण लगने वाला है, जो चूड़ामणि सूर्य ग्रहण होगा। किंतु इसके पहले 5 जून को एक मांध चंद्र ग्रहण लगेगा। इसके संबंध में हमारे मित्रों के, हमारे दर्शकों के फ़ोन हमारे पास आने लगे कि क्या 5 जून को ग्रहण लग रहा है, क्या 21 जून के बाद 5 जुलाई को भी ग्रहण लगने वाला है। फ़ोन पर जवाब देने से परेशान होकर मैंने यह स्पष्ट किया, यह निर्णय लिया कि क्यों न इसकी एक वीडियो बनाऊं कि वास्तव में इस वर्ष जून महीने से दिसंबर तक कितने ग्रहण लगने वाले हैं। उन ग्रहणों का भारत में क्या प्रभाव होगा, क्या वे ग्रहण भारत में दिखाई देंगे तो क्या असर होगा, किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इत्यादि विवेचनाओं के लिए मैंने सोचा वीडियो बना देना ही अच्छा रहेगा। किंतु इसकी चर्चा आरंभ करें इसके पहले आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे 2 चैनल हैं, वास्तु बोकारो दर्शनम और एस्ट्रो टिप्स। कृपया इन चैनलों को आप सभी सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं तथा अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। यदि अब तक आपने इन चैनलों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, जून से लेकर दिसंबर तक 5 बार ग्रहण की स्थिति बन रही है, लेकिन उनमें से केवल एक ही ग्रहण है जिसका प्रभाव भारतवर्ष पर पड़ेगा। 3 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण लग रहे हैं। पहला चंद्र ग्रहण जो 5 जून 2020 को लगेगा वो मांध चंद्र ग्रहण है। दूसरा जो चंद्र ग्रहण है वो 5 जुलाई 2020 को लगेगा और तीसरा चंद्र ग्रहण 30 नवंबर 2020 को लगेगा। सूर्य ग्रहण पहला जो है वो 21 जून को लगेगा और दूसरा लगेगा 14 दिसंबर 2020 को। किंतु 14 दिसंबर 2020 को लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में कहीं भी नहीं दिखाई देगा, और जो ग्रहण जिस देश में दिखाई नहीं देता है उस ग्रहण का उस देश में कोई धार्मिक और पौराणिक मान्यता नहीं है। अब 3 चंद्र ग्रहण जो 5 जून, 5 जुलाई और 30 नवंबर को लगेंगे, इनमें 2 मांध चंद्र ग्रहण हैं। मांध चंद्र ग्रहण क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी की धूसर छाया से करीब होकर के गुजरता है तो ऐसी परिस्थिति बनती है कि चंद्रमा थोड़ा सा धूमिल हो जाता है और इसे ग्रहण की संज्ञा नहीं दी गई है। यह ग्रहण के समान है लेकिन इसे ग्रहण की संज्ञा नहीं दी गई है। तो 5 जून, 5 जुलाई और 30 नवंबर को लगने वाले तीनों चंद्र ग्रहण ये ग्रहण की श्रेणी में नहीं आते हैं और इनका मानव जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए इन अफवाहों से बचना आवश्यक है, क्योंकि कुल 5 ग्रहण योगों में एक ही सूर्य ग्रहण जो 21 जून 2020 को लगेगा वो पूरे विश्व में कई देशों पर अपना प्रभाव दिखाएगा। इसका प्रभाव अफ्रीका में, यूरोप में, एशिया महादेश के कई देशों में, इंडोनेशिया में और माइक्रोनेशिया में इस ग्रहण का प्रभाव पूरी तरह से दिखाई देगा।
पड़ेगा। भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा और इसका पूरा प्रभाव भारत पर पड़ेगा। ग्रहण 21 जून 2020 को मृगशिरा नक्षत्र में आरंभ होगा और आर्द्रा नक्षत्र में समाप्त होगा। उस दिन आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और रविवार दिन होगा। ग्रहण के समय में राहु के पास 3 ग्रहों का संयोग रहेगा। सूर्य, चंद्रमा और बुध का संयोग रहेगा। ये तीनों ग्रह राहु के पास होंगे और राहु केतु जब जब सूर्य और चंद्रमा से करीब होते हैं तो ग्रहण योग बनता है, ग्रहण लगता है। ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 33 मिनट की है। ग्रहण का आरंभ IST समय के अनुसार दिन के 10:31 से दोपहर 14:04 अर्थात 2:04 अपराह्न तक रहेगा। अब यह ग्रहण, चूँकि ऐसा ही ग्रहण दिसंबर 2019 में लगा था जब 6 ग्रह एकत्र हुए थे और उसका परिणाम हुआ कोरोना नामक महामारी। ये जो 4 ग्रहों के संयोग से ग्रहण लग रहा है, तो 4 ग्रहों का संयोग अगर ग्रहण योग बनाता है, उसमें ग्रहण लगते हैं, तो शास्त्रीय निर्देश है कि एक रासौ यदा जानती चत्वारो पंचवा ग्रहा प्लावयंती मही कृष्ण रुधिरे नवा जले नवा। एक राशि में 4 ग्रहों का एकत्र होना, भले ही ग्रहण न लगे लेकिन पृथ्वी को खून या जल से भिगो देता है। कहीं न कहीं पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो इसमें तो ग्रहण बन रहा है, ग्रहण लग रहा है। अब मिथुन राशि का दिशा होता है पश्चिम। इसका जितना भी प्रभाव होगा भारत के पश्चिम और पश्चिमोत्तर प्रांतों पर होगा, जो विनाशकारी प्रभाव होगा। भारत के सिवा विश्व में जो भी पश्चिमी देश हैं या पश्चिमोत्तर के देश हैं, उनमें यह विनाश लीला लाएगा। बादल फटने जैसी घटनाएं, पर्वतीय क्षेत्रों में बादल फट जाए और विचित्र रूप से वर्षा हो, जन धन की क्षति हो, जीवन अस्त व्यस्त हो जाए, ऐसी स्थिति बना रहा है। हालांकि चंद्रमणि चूड़ामणि योग में यह ग्रहण लग रहा है, यह एक महान योग है, फिर भी स्वभाव नैव मुंचंती संत संसर्गतोवताम। सज्जन के साथ भी रहकर दुर्जन के स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है, वो नहीं सुधरता है। ग्रहण का मतलब ही होता है विनाश, बर्बादी, भूकंप, जल प्रलय, विस्फोट, महामारी, अकाल और भूखमरी। यह ग्रहण पूरी रूप से विश्व के उन देशों पर देगा जिन देशों पर इसका प्रभाव रहेगा, जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा। अब राशिवार विवेचना करते हैं तो मेष राशि के 3rd हाउस में 3य भाव में यह ग्रहण लगेगा, अर्थात मिथुन का ग्रहण मेष के 3य भाव में लगेगा। तो पापग्रह या पाप योग जब 3य भाव में होता है तो वह शुभ फलकारक हो जाता है। इसलिए मेष राशि के जातकों को साहस और सहयोग मिलेगा, श्री प्राप्ति होगी, धन की प्राप्ति और उन्नति होगी। वहीं वृषभ राशि के जातकों के लिए इनके वाणी भाव, कुटुंब भाव, धन भाव में यह ग्रहण लग रहा है, तो इन्हें कलह हो सकता है, इन्हें धन की क्षति हो सकती है, मानसिक उग्रता आ सकती है, वाणी में दोष आ सकते हैं। अब मिथुन राशि में ही ग्रहण लग रहा है, तो मिथुन राशि के जातकों को कलह हो सकता है, विद्वेष हो सकता है, इनके साथ घात हो सकता है, विश्वासघात हो सकता है। चूँकि जिस राशि पर ग्रहण लगता है, राहु जिस राशि पर रहता है उसकी दशा बिगाड़ करके छोड़ता है। कर्क राशि की बात करते हैं तो कर्क राशि के 12वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है, यानी मिथुन में ग्रहण कर्क के 12वें भाव में। 12वां भाव होता है मुक्ति का, मोक्ष का, शयन का, भोग का, ऐशो आराम का। वहाँ ये हानि कराएगा, इन चीज़ों की हानि कराएगा, खर्च अधिक कराएगा, रिश्ते खराब होंगे।
किन्हीं किन्हीं मित्रों से, बढ़िया अच्छे अच्छे वरिष्ठ मित्रों से यह विद्वेष कराएगा, बिगाड़ कराएगा। सिंह राशि के जातकों के लिए 11वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है। 11वां भाव होता है लाभ, जस, उन्नति और ख्याति का, तो इन्हें लाभ, जस, उन्नति और ख्याति दिलाएगा। कन्या राशि की बात करते हैं तो कन्या राशि के 10वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है। राशि के 10वें भाव में ग्रहण लग रहा है तो 10वें भाव में राहु को शुभ माना गया है, शुभ फल देता है। इसमें अब 10वें भाव को मान, सम्मान, कर्म, पद, प्रतिष्ठा का घर कहा गया है, तो इन्हें मान, सम्मान, कर्म, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के 9वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है। 9वें भाव को धर्म, भाग्य, विदेश यात्राओं का घर कहा गया है, तो इन्हें इस भाव की कमी कराएगा। चूँकि 9वें भाव में राहु शुभ नहीं माना गया है, इन्हें अपमान और धर्म की हानि का सामना करना पड़ सकता है। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के 8वें भाव में यह ग्रहण लग रहा है। 8वां भाव गुप्त धन, गाड़े हुए धन, आयु और पूरा तत्व का भाव होता है, तो इन्हें आयुष संबंधी परेशानी हो सकती है। इन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है, वो शारीरिक हो, आर्थिक हो या मानसिक हो, लेकिन कष्ट तो इन्हें देगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के 7वें भाव में पति, व्यापार, यात्राएं, झगड़ा, झंझट का घर है 7वां भाव, और वहाँ यह ग्रहण लग रहा है। इन्हें पीड़ा हो सकती है, कष्टकर यात्राओं से सामना हो सकता है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए 6ठे भाव में शत्रु, रोग, कर्ज के घर में यह ग्रहण लग रहा है, तो 6ठे भाव में पापक ग्रह क्रांतिकारी फलदायक हो जाते हैं, शुभ फलदाता बन जाते हैं। मकर राशि के जातकों को शत्रु, रोग और ऋण से मुक्ति मिलेगी, इन्हें सुख साधनों की प्राप्ति होगी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के 5वें भाव में ग्रहण लग रहा है। 5वां भाव संतान, बुद्धि, विवेक और विद्या का होता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए चिंता बढ़ेगी, बुद्धि कमज़ोर हो सकता है, संतान को परेशानी आ सकती है। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के 4th भाव में यह सूर्य ग्रहण लग रहा है। 4th भाव माता, भूमि, भवन, सुख संपदा का घर होता है। अगर उस भाव में ग्रहण लगे, उस भाव में राहु हो, तो इन सारी चीज़ों की क्षति कराता है, माँ को कष्ट देता है, सुख संपदाओं की कमी करता है, विवाद कराता है, अशांति फैलाता है। तो ग्रहण के फल कैसे होते हैं, इसका प्रभाव कैसे होता है, यह भी अंत में जान लीजिए। जिनके लिए यह ग्रहण खराब है वे कृपया ग्रहण न देखें। ग्रहण देखने से ही इसका प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ग्रहण देखने से बचना चाहिए। ग्रहण के समय विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए से उपाय बताया गया है। गर्भवती महिलाएं ग्रहण के समय घर से बाहर न निकलें, संभव हो तो 3 घंटे 33 मिनट चलते फिरते रहें, अथवा संभव न हो तो नाभि पर गोबर का लेप लगाएं, अथवा यह भी संभव न हो तो शरीर के बराबर लंबाई का एक धागा काटकर दीवार में चिपका दें। शयन भी करें तो सीधे अवस्था में शयन करें, हाथ पैर मोड़ करके न सोएं। ग्रहण के अंदर जब तक ग्रहण रहता है तो इसमें मंत्र जप सिद्धियां की जाती हैं। ग्रहण के अवधि में किया गया मंत्र जप सिद्धिप्रद होता है, लाभदायक होता है। ग्रहण के अवधि में बनाए गए यंत्र विशेष फलदायी और प्रभावशाली होते हैं। तो ग्रहण के समाप्ति के बाद या ग्रहण के मध्य में भी गंगा स्नान का महत्व है, ग्रहण के बाद भी गंगा स्नान का महत्व है। तो मध्य में और मोक्ष पर स्नान करना चाहिए। यथाशक्ति यथासंभव दान पुण्य करना चाहिए। ग्रहण में अन्नदान की विशेष महत्ता बताई गई है। मित्रों, ये ग्रहण से संबंधित जानकारी हमें आशा है कि आप सबों को अच्छी लगेगी।
मित्रों, हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है। जिन किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो, कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से हमें संपर्क कर सकते हैं, वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं।